गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ मेंस का। मेंस राइटिंग प्रैक्टिस में वापस से एक क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट का एक और क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। मैं आपके सामने फुल लेंथ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वापस से कॉन्ट्रैक्ट का। ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं एडवोकेट अंशिता जैन समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से आपके सामने। समत्व लीगल इंस्टीट्यूट प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाता है, ऑल स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाता है। जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट पे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ और, जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्री का रिजल्ट कब आएगा, वो लोग इतना मत सोचिए। अपनी मेंस की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखिए, मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि रिजल्ट जब भी आए ये निश्चित है कि आपको समय नहीं मिलने वाला है प्री के रिजल्ट के बाद मेंस का प्रॉपर प्रिपरेशन करने का। मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिन्हें लगता है कि हम लोग उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस सारी चीज़ें कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे करके करेंगे तब जा कर के मेंस की प्रॉपर तैयारी हो पाएगी। ये बिल्कुल मत भूल कीजिएगा कि रिजल्ट का वेट करते हैं उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का फुल लेंथ क्वेश्चन। आज आपके सामने देखते हैं व्हाट इज ऑफर एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके आगे 8 लिखा हुआ है, मतलब यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो जो इम्पॉर्टेंट हैं। आप बीच में इसको ऐसे नहीं कर सकते कि छोड़ दिया या कुछ चीज़ें लिखी कुछ चीज़ें नहीं लिखी। अगर एसेंशियल्स पूछे हैं तो एसेंशियल सारे आने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये जो टर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं पे पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिका हुआ है। बेसिक टर्म्स हैं, आप सब लोगों को पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्वेश्चन वैलिड ऑफर। तो ऑफर क्या है ये ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है। सबसे पहले हम एक हाईलाइट लिखेंगे इसमें सिनॉप्सिस में। हाईलाइट में यह आएगा कि ये दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर। उसके बाद में ऑफर क्या होता है उसकी हम लिखेंगे डेफिनेशन। ये मैं आपको सब सिनॉप्सिस बताऊंगी, ठीक है। इसमें मैं आपको ऐसे टाइटल दूंगी और इसके नीचे का कंटेंट थोड़ा बहुत लिखूंगी। आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी। लिख लेना, वीडियो को एंड तक देखना। मिस करोगे तो यह आंसर हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अगर लगता है कि इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें आनी चाहिए मैंने जो लिखी हैं, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ें आ सकती हैं क्या। आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें बताना है ऑफर क्या है। डेफिनेशन हमारी दे रखी है 2A में। इसके पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि जो ऑफर होता है उसको हम लोग प्रपोजल भी बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं। ऑफर जो होता है वो प्रपोजर भी होता है, जो ऑफर दे रहा है उसे प्रपोजर भी बोलते हैं। और ऑफरी मतलब जिसको हम लोग ऑफर दे रहे हैं वो होता है प्रपोजिंग, सामने वाला होता है प्रपोजिंग। तो 2 पार्टीज होती हैं, एक ऑफरर होता है एक ऑफरी होता है। प्रपोजर प्रपोजी ऐसे करके 2 पार्टीज होती हैं। तो हमें डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के दे रखी है हमारे डेफिनेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2A में दे रखी है। ऐसे लिखना है कि ये जो ऑफर की डेफिनेशन है वो कहाँ दे रखी है, तो वो डेफिनेशन 2A में दे रखी है। इसके एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं डेफिनेशन के। इसमें ये होता है कि एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन को। अगर आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िएगा, बेयर एक्ट में से मैं आपको जनरल बता रही हूँ, पूरी एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में इसके एसेंशियल टर्म्स के साथ में, कि एक पर्सन सिग्निफाई करता है किसी दूसरे को
अपनी विलिंगनेस शो करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। आप वो चाहता है कि ये जो मैं चीज़ चाहता हूँ, विलिंगनेस बताता है अपनी, और वो चाहता है कि आप मेरी विलिंगनेस को एक्सेप्ट करो। मैं आपसे मेरी विलिंगनेस को लेकर के एक्सेप्टेंस चाहता हूँ, असेंट चाहता हूँ। तो सामने वाला बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है या ऑफर दे रहा है। ये लिखेंगे हम डेफिनेशन। उसके बाद में डेफिनेशन के हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे कुछ, कि जैसे मैंने सर्टन गुड्स के लिए सामने वाले को ऑफर दिया, ऑफर देने के बाद में सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हुआ ऑफर। ठीक है, ये हम 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। और एक ऑफ़र जो है ना, अब मतलब ऑफ़र की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एसेंशियल में देखेंगे। ये मैं अभी आपको जनरल बता रही हूँ कि ये ऑफ़र हुआ क्या। ठीक है, अब उसके बाद में आता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। वैलिड ऑफ़र के क्या क्या एसेंशियल्स हैं? तो सबसे पहला होता है कि ऑफ़र जो है वो उससे क्या होना चाहिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसमें एसेंशियल्स। एसेंशियल्स में सबसे पहला जो एसेंशियल होना होगा उसमें लिखना है कि मस्ट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये सबसे पहला हमारा एसेंशियल है कि ये जो दोनों के बीच का ऑफर एक्सेप्टेंस है ना, उसको लेकर के एक लीगल रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई भी लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं हुआ मतलब वो ऑफर नहीं है। आईपीसी में हम लोगों के इसमें इंटेंशन वर्ड कहीं पे यूज़ नहीं किया है, विलिंगनेस वर्ड यूज़ किया है। पर इसका मतलब यही है कि विलिंगनेस बोल लो या इंटेंशन बोल लो, वो सेम चीज़ ही होती है कि आप सामने वाले से कोई चीज़ चाहते हो तो आपकी ये विलिंगनेस है, आपका ये इंटेंशन है कि वो एक्सेप्ट करे, तो दोनों के बीच का एक लीगल रिलेशन निकलना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन नहीं निकला तो ये क्या होगा, ये वॉइड हो जाएगा। अब जैसे इसका एक केस देखते हैं कि एक ये रोज एंड फ्रैंको वर्सेस क्रॉम्प्टा ब्रॉस कंपनी थी। तो ये टिश्यू पेपर के लिए 2 कंपनी थी। इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किया था पर इन लोगों ने कुछ करा नहीं। इन्होंने ऐसा कोई रिलेशन जनरेट नहीं किया कि सामने वाले ने ऑफर दिया हो, उसने एक्सेप्ट किया हो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वॉइड हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस थे ही नहीं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो पाया कि हम उसको बोल सकें कि हाँ इसमें कोई लीगल बाध्यता आ रही है कि नहीं वो चीज़ आपको करनी है। ऐसी कोई बाध्यता आई नहीं उस चीज़ को लेकर के, एक दूसरे के पार्टीज़ को लेकर कोई ऑब्लाइगेशंस नहीं आया, तो लीगल रिलेशन नहीं आया, तो ये क्या हुआ, ये वॉइड हुआ। ये केस लॉ आपको मेंशन करना है इसके अंदर और आप ये बता सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। उसके बाद में ये हुआ हमारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें एक और सेकंड होता है लीगल रिलेशनशिप। मतलब ये तकरीबन इसमें अगर एक लाइन खींचे ना, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर कोई रिजल्ट नहीं निकला तो कोई मतलब का नहीं है। ऐसे ही दोनों पार्टीज के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशन होगा तभी तो उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, तभी तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप। तो ये जो है ना दोनों, ये थोड़े बहुत सिमिलर हैं बट ये अलग अलग हैं, दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं और ये जो है एसेंशियल्स अलग अलग हैं कि एक में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बोला है और एक में लीगल रिलेशनशिप बोला है। लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप अगर सामने वाले को बोल रहे हो, कुछ ऑफर दे रहे हो तो वो डिनाई करे या एक्सेप्ट करे, कुछ भी करे, बट लीगल रिलेशनशिप दोनों के बीच में होगा तभी ये चीज़ हो पाएगी। ठीक है, इसमें भी आप बेलाफोर वर्सेस वेलाफोर वाला जो सबसे फेमस केस लॉ है ना, उसको लेकर के लिख सकते हैं कि इसमें केस को पूरा एक्सप्लेन करिए और इसमें लिखिए कि इसमें लीगल रिलेशनशिप हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर के आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें बेलाफोर वर्सेस वेलाफोर वाला केस लॉ आ सकता है। ठीक है,
उसके बाद में हम थर्ड देखते हैं, वेल फॉर, FOUR, ये यू है, ठीक है। अब ये हुआ हमारा सेकेंड वो। उसके बाद थर्ड हमारा एसेंशियल आता है सर्टन। बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ये पूरा लिखिएगा कि जो टर्म होनी चाहिए ऑफर की वो सर्टन होनी चाहिए। सर्टन मतलब जो हमारे सेक्शन 29 ICA में दे रखा है। इसके पहले शायद लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने उसमें पूछा था कि सर्टन को लेकर के बताइए कि वॉइड है तो वॉइडेबल है, तो मैंने पूरा सर्टन को लेकर के एक्सप्लेन किया था कि जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, जो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सर्टन होना चाहिए। अनसर्टनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट कोई मतलब के नहीं है, उनका सिर्फ करना मतलब हवा में बात करना है और जा कर के मजाक मस्ती करके वापस आना है। ना तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना वो कोई लीगल रिलेशनशिप बनाता है, ना ही वो कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस रखता है। तो ये हवा में बात करने वाली होती है, इसलिए हमेशा ऑफ़र जो है वो सर्टन होना चाहिए। सर्टन कैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 100 टन ऑफ ऑयल दूंगी, तो कौन सी तरीके के ऑयल दूंगी ये आप लोगों को पता, मतलब सामने वाली पार्टी को मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से ऑयल की बात कर रही हूँ और मैं सामने वाले को कौन से ऑयल दूंगी, मुझे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ में बताना पड़ेगा। इसी के साथ में दूसरी चीज़ आती है कि वाइट हॉर्स 500 या 1000 रुपये, ऐसा एक इलस्ट्रेशन दे रखा है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वाइट हॉर्स 500 और /1000, जहाँ मैंने ये ऐसे लिखा ना 500/1000, मतलब मेरी आ गई अनसर्टेनिटी कि या तो 500 या फिर 1000, इसमें कोई सर्टनिटी नहीं है। तो हमेशा चीज़ें सर्टन होनी चाहिए, ये अनसर्टेनिटी है। ऐसे आप इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं कि ये सर्टन होना चाहिए, ये अनसर्टन है, इसीलिए यह ऑफर नहीं हुआ। और 100 टन ऑफ ऑयल को लेकर के भी अगर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है तो ये सर्टन नहीं हुआ। ये हमारा थर्ड एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। फिर उसके बाद में ऑफर क्या है, क्या हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। ये CI है यार, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी वैसी है बट रीडेबल है। और अगर नहीं समझ में आ रही हो तो फ़ोन लगा के पूछ सकते हो कि मैम इसमें क्या लिखा था, आपने हमें प्लीज़ बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑफ़र जो है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, फ़ोन लगा सकते हैं, 1 सेकंड में फ़ोन लगा सकते हैं। मैम समझ में नहीं आ रही ये चीज़ आपने जो लिखी है, आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला था बट इसमें अंदर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, आप बता दीजिएगा, मैं आपको हाथों हाथ फ़ोन पे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर्थ, जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर जो है वो जनरल होना चाहिए या स्पेसिफिक होना चाहिए, दोनों हो सकते हैं। जनरल मतलब सामान्य और स्पेसिफिक मतलब विनिर्दिष्ट, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन को। मैंने बोला है कि मुझे किसी से कोई ऑफ़र नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ इसी पर्सन से ऑफ़र करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को दे रही हूँ। ये होता है स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल, और जनरल मतलब इन लार्ज पब्लिक। ऑक्शन में मैंने सबको बोल दिया जिसको लेना हो वो लो, जिसको नहीं लेना हो वो लो। अब सामने वाले मैंने 100 लोगों को ऑफ़र कर दिया ऐसा इनविटेशन टू ऑफ़र कि जो जिसको लेना हो वो लो, जिसको नहीं लेना है तो अब ये जो है जनरल पब्लिक में हो गया। और स्पेसिफिक मतलब 2 पार्टीज़ के बीच में जो जनरल ऑफ़र अपन देखते हैं। स्पेसिफिक जो अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं कि 2 पार्टीज़ हैं, ऑफ़र हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, कंसिडरेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा 2 पार्टीज़ को लेकर के बात करता है, 2 लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एजेंट और इन सब चीज़ों को लेकर के होती है, गारंटी, इंडैमनिटी, इनमें अपन देखेंगे, सब में 3 पार्टीज़ होती हैं। बट हम ये देखते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर के जनरली हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज़ को लेकर के बात करता है, स्पेसिफिक को लेकर बात करता है, जनरल को लेकर के बात नहीं करता है। ये होता है, इसमें आप लिखेंगे कि आप जनरल और स्पेसिफिक में कुछ भी आंसर दे सकते हैं, मतलब इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं। ये जैसे हमारा हरिभजन लाल वर्सेस हरिचरण, ये एक हमारा केस लॉ था, बहुत ज़्यादा फेमस केस लॉ है। इसमें
बोला था कि जो कोई भी मेरे बच्चा जो उसका घूम गया था उसको अगर ढूंढ करके लाएगा तो मैं उसको 500 रुपये दूंगा। तो उसने क्या करा था, जनरल ऑफर करा था, इन लार्ज करा था। ये हम इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं केस लॉ के साथ में। अगर आपने केस लॉ के साथ में इलस्ट्रेशन इसके अंडर मेंशन किया तो 110% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्कोर कर पाएंगे आप अच्छे मार्क्स। क्योंकि केस लॉज अगर आप लिखते हैं ना तो जजेस देखते हैं कि यार अगर केस लॉज लिख रहे हो आप और आप उसका फैक्ट भी लिख रहे हो, मतलब आपको नॉलेज है इस चीज़ को लेकर के। आप ऐसे कोई फालतू का आंसर नहीं लिख रहे हो और ऐसी कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं कर रहे हो, मेंस के लेवल पे लिख रहे हो, लीगल लैंग्वेज में लिख रहे हो, लॉ का पेपर अटेंड कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर स्पेसिफिक टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है कि ऑफर कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेटेड का मतलब होता है कि मैं खुद से ही सोच रही हूँ कि यार मैं सामने वाले को ऑफर दूंगी बस, और खुद से ही बोल रही हूँ कि यार सामने वाला शायद एक्सेप्ट कर ले। उसको कुछ भी नहीं पता जिसको मैं जानना चाहती हूँ, मैं अपने में ही खुद में ही ऑफ़र कर रही हूँ, खुद में ही बोल रही हूँ कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये कोई ऑफ़र नहीं होता है। ये तो ये है कि या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर आप नींद में बड़बड़ा रहे हो या आप खुद ही से ड्रीम जो सपने होते हैं दिन में देखने वाले सपने वो चीज़ें कर रहे हो। ये कुछ नहीं होता है। खुद से आप अगर बोल रहे हो और बोलो हमने तो ऑफ़र दे दिया था, ये होता नहीं। सामने वाले की नॉलेज में लेकर के आना, इसीलिए सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करनी ज़रूरी है और उनका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए, तब जा करके आपको माना जाता है कि हाँ आपने ऑफ़र दिया। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस इन सब चीज़ों के भी एक रूल होते हैं, प्रॉपर तरीके से आप ऐसे ही उठा करके कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है, इसीलिए ये बोला है कि ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। मतलब जिस पर्सन को आप दे रहे हो उसे आप स्पेसिफिकली बोलो कि भैया मैं ये चाहता हूँ, और सामने वाला उसको तभी एक्सेप्ट करेगा। पर अगर आपने उसे एक लाइन बोली और फिर बोलो आपकी नहीं मैंने तो उसे ऑफ़र पूरा दिया था, नहीं, आपको पूरा एक्सप्रेस, और इसमें अपन देखेंगे कि पूरा एक्सप्रेसली आपको बताना पड़ता है। इम्प्लाइडली भी चीज़ें होती हैं, अगर सामने वाला उस वे में जैसा आप सोच रहे हो उस वे में वो सामने वाला भी वैसा परफॉर्म करता जाता है तो वो एक इम्प्लाइडली होता है। कुछ चीज़ें इम्प्लाइडली भी चलते हैं, बट आपको अगर स्पेसिफिकली देना है तो आपको उसको पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि ऑफ़र में आप क्या क्या देना चाहते हो। तो ये ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेटेड होना चाहिए टू द ऑफरी, सामने वाले को सिग्निफिकेंस होना चाहिए किसका, सामने वाले को लेकर के, कि उसको कम्युनिकेशन हो। आप कैसे कर सकते हो, तो सबसे कर सकते हो, माउथ से कर सकते हो, राइटिंग से कर सकते हो, पोस्ट से कर सकते हो, टेलीग्राम से कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं करा ऑफ़र को लेकर के तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे कि नो कम्युनिकेशन मतलब नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में इसमें आप बोल सकते हो कि एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। उसमें भी ये बोला जाता है कि मेरा बच्चा घूम गया है, अगर कोई भी ढूंढ करके लाएगा तो मैं उसे 500 रुपये का इनाम दूंगा। सामने वाला लेके आ जाता है, उसे पता नहीं होता है कि उसने ऐसा बोला है कि ऐसे घूम गया तो मैं 500 रुपये दूंगा। तो जब सामने वाले को कोई ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ तो उसको कोई 500 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि सामने वाले को इस चीज़ के विषय में कुछ भी नहीं पता था। इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आप ये लिख सकते हैं और इसमें पुट ऑन कर सकते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6th पॉइंट, इसको बिना मिटा रहे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 6th पॉइंट बोलता है हमारा कि जो ऑफर होता है वो डिफरेंट होता है किससे, इनविटेशन टू ऑफर। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑफर में ये हुआ कि मैंने सामने वाले को ऑफर कर दिया, मैं स्पेसिफिक पर्सन को कर रही हूँ तो ये हुआ मेरा ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में ये है कि मैंने अभी किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं किया है ऑफर को लेकर के। इनविटेशन टू ऑफर मतलब कैटलॉग चीज़ें, मैंने सेल लगाई,
सेल लगाने पे मैंने मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी। मैंने बोल दिया कि अब अगर किसी को ये टर्म्स एंड कंडीशंस जमती हैं और अगर ये मेरा प्रोडक्ट जमता है तो वो आए और बोले कि मुझे ये प्रोडक्ट जम रहा है। तो ये होता है इन्विटेशन टू ऑफर। मैंने सामने वाले को इनवाइट किया है कि आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो भी हैं ये प्रोडक्ट चीज़ें रखी हुई हैं आप उस पर आइए और आकर के आप ऑफ़र कीजिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ पसंद है और मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ हो जाए। ये होता है इन्विटेशन टू ऑफ़र। जैसे ऑक्शंस में ये होता है कि हम इस वाले जो घर का रेट है वो 1 करोड़ में बेच रहे हैं। पब्लिक एट लार्ज होता है। वो होता है कि हम बेच रहे हैं, जिसको भी चाहिए वो आप बोल दो, ठीक है। लास्ट ड्रम जब तक नहीं बजता है तब तक आप बोल दो। तो ये पूरे लार्ज पब्लिक में होता है कि अब जिसको चाहिए ना वो आपने इनविटेशन दे दिया, अब सामने वाला ऑफ़र करेगा। और जो ऑफ़र होता है वो जनरल ऑफ़र होता है। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफ़र करती है, पब्लिक इन लार्ज नहीं करती है, जनरल ऑफ़र नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग करा रही हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। हम एक बार ऑक्शन मतलब इनविटेशन टू ऑफ़र में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो इनविटेशन टू ऑफ़र में आती है आप लोग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 लाइन में लिखा कि ऑफ़र जो है वो इनविटेशन टू ऑफ़र से डिफरेंट होता है, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप कोई डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल कर रहे हैं कि आप सेल्फ सर्विस से सामने वाले को लेकर के, उसके बाद में आप किसी शोरूम पे डिस्प्ले कर रहे हैं, किसका गुड्स का, शॉपिंग मॉल्स और इन सब में आप डिस्प्ले कर रहे हैं, किसी को लेकर के कोई कोटेशन लिखना है कि ये प्राइस का कोटेशन है, ट्रेड है कहीं पे उसमें कोटेशन है, अगर कैटलॉग आपने बना रखी है, होटल में गए हो मेन्यू कार्ड है या किसी भी चीज़ का कोई कैटलॉग है तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र में आ जाएगा। कपड़े के व्यापारी जो करते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा ये जो है वो 225 में सेल है, जिसको भी समझ में आए वो इनविटेशन टू ऑफ़र होती हैं। उसके बाद में न्यूज़पेपर में आप हाउस फॉर सेल के एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो भी इन्विटेशन टू सेल है। रेलवे के जितनी भी टाइम टेबल्स होते हैं, बैंक में जो चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब इन्विटेशन टू ऑफ़र है कि हम लोग का इतना है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इतने की FD करा सकते हैं, ये भी इन्विटेशन टू ऑफ़र है। फिर उसके बाद में लाउड स्पीकर पे अगर कोई अनाउंसमेंट हो रहा है तो ये भी इन्विटेशन टू ऑफ़र है। कंपनी का जो भी मेमोरेंडम होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, जब कंपनी फॉर्म होती है तो वो जो होता है प्रॉस्पेक्टस जितने भी कंपनीज़ के होते हैं वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है, क्योंकि वो सबको दिए जाते हैं कंपनी के प्रॉस्पेक्टस की, इस पे इस तरीके से हमारी कंपनी जो है वो रन करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्विटेशन टू ऑफ़र होती है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोग ऑक्शन केस लिख सकते हैं, हैरिस वर्सेस निकरसन, ये भी इम्पॉर्टेंट केस है। और टेंडर केस भी लिख सकते हैं, श्री दुर्गा सॉ मिल वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑक्शन केस और टेंडर केस, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। कभी अभी मैं ये मीन्स के हिसाब से बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन लगा के बोल सकते हैं कि मैम आप मेरे को प्रॉपर एक एक लाइन लिख करके बताइए, इसमें मेरे को बताइए टेंडर केस में जो आपने केस लॉ बताया था वो क्या है और ऑक्शन केस का क्या है, तो मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको। इसमें आप लोग ऑक्शन केस में हैरिस वर्सेस निकरसन लिख सकते हैं और टेंडर केस में आप लोग श्री दुर्गा सॉ मिल वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा लिख सकते हैं। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ऑफ़र जो है वो हो सकता है कंडीशनल, वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर कुछ चीज़ें होती हैं कि मे भी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कंडीशन बेस्ड भी होती है, कंडीशनल ऑफर्स भी होते हैं। कुछ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो उसकी बात करते हैं कि ऑफ़र जो हैं वो कंडीशन बेस्ड भी हो सकते हैं, कि मैं ऑफ़र दे रहा हूँ पर मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये चीज़ हो जाती है या नहीं होती है तो ये चीज़ हो जाएगी, ऐसे होते हैं ऑफ़र, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि कंडीशनल ऑफ़र भी होते हैं। अब उसके बाद में ऑफ़र मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। ऑफ़र किस व्यू से होना चाहिए, तो ऑफ़र जो है वो, अब मैं यहाँ पे 8 पॉइंट लिखती हूँ, ये है किस, मैं बहुत कीवर्ड लिख रही हूँ इसको लेकर के कि ऑफ़र कैसा होना चाहिए, तो विद अ व्यू टू ऑब्टेन
with a view to obtain an assent। जो ऑफर होता है वो हमेशा विथ अ व्यू टू ऑब्टेन एन असेंट को लेकर के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ तो भी सामने वाले को बोला और वो ऑफर की टिकट है। आप इंटेंशनली विलिंगनेस के साथ में बोलो कि सामने वाला आपको असेंट दे, हाँ या ना में दे, पर दे तो सही। तो ये चीज़ें होती हैं कि ऑफर जो है वो ऑब्टेनिंग द असेंट को लेकर के होना चाहिए। उसके बाद में आप ऐसी कोई टर्म नहीं डालोगे जिसका नॉन कंप्लायंस हो ही नहीं सकता है। कंडीशन भी डालो, मना नहीं है, पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं डालोगे जिसका नॉन कंप्लायंस हो और मतलब जो जिसको आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओ। ये चीज़ ऑफ इसमें है, पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो मत लिखिए, है ना। उसके बाद में एक ये एसेंशियल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद में एक और एसेंशियल आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर, ये जो होते हैं ये कभी भी ऑफर्स नहीं होते हैं, ये वैलिड ऑफर्स नहीं होते। आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये टर्म आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस ऑफर क्या है, काउंटर ऑफर क्या है, फिर भी मैं आपको इन जनरल एक एक लाइन में बता देती हूँ। क्रॉस ऑफर मतलब ये होता है दोनों तरफ से ऑफर। मैं भी वही चीज़ देना चाहती थी, मैं भी वही चीज़ को ऑफर करना चाहती थी और सामने वाले से भी वही चीज़ का ऑफर आ गया, तो ये होता है क्रॉस ऑफर। और काउंटर ऑफर ये होता है कि मैंने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट तो करा नहीं, उसी पे काउंटर ऑफर सामने वाले ने भी कर दिया, तो ये होता है काउंटर ऑफर। एक और ऑफर सामने वाले ने कर दिया तो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो ये जो ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये दोनों कभी भी वैलिड ऑफर नहीं होते। क्रॉस ऑफर में ये होता है इग्नोरेंस होता है, पता नहीं होता है कि सामने वाला ऑफर कर रहा है और आपने भी उसे ऑफर कर दिया, तो दोनों के ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्रॉस ऑफर। और ये काउंटर ऑफर मैंने आपको बता ही दिया कि बोला और उसके बाद ये करें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, इसमें टिन वर्सेस हॉफमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसमें आप लिख सकते हैं। और इसमें यह है कि माल जो है वो सप्लाई कर नहीं पाता इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सेम ऑफर्स करते हैं दोनों के दोनों। तो ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है टिन वर्सेस हॉफमैन, आप लिख सकते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन और ये पूरा आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको बहुत सारी, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, तो 4 से 5 बुक्स में ऐसे अलग अलग तरीके का कंटेंट ढूंढ करके और फिर मैंने आपको ये सम अप किया है पूरा का पूरा। इसमें मैं आपको जो केस लॉज बताई हूँ मैंने लिखे नहीं है पूरे, बट आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं केस लॉज आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगी, प्रॉपर बताऊंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैम इसमें क्या केस लॉ होना चाहिए था, बट वीडियो एंड तक देखना, स्किप करेंगे तो चीज़ें छूटेंगी। केस लॉ हो सकता है उसकी हेडलाइन भी स्किप हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, इसीलिए मैंने ये केस लॉज यहाँ पे नहीं लिखे। एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, प्रॉपर आंसर राइटिंग कर पाएंगे और स्कोर अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी टीपीए को लेकर के, जिसमें हम लोग टीपीए के क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करेंगे और उनमें हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के हमारे 2 क्वेश्चन हुए हैं, लास्ट टाइम मैं एक शॉर्ट नोट के साथ आई थी और ये फुल लेंथ क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने रखा है जो कि 8 मार्क्स में पूछा जाता है। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल्स के साथ में आप अपडेट रह सकते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी बिल्कुल स्मूथ और प्रॉपर वे में हो सके। थैंक यू सो मच।